Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about the current affair of जनवरी वीक 2। आज हम लोग बात करेंगे जनवरी वीक 2 के करंट अफेयर्स पर। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा और उसके साथ साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए उसे भी बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। प्रीवियस सेशन में आप लोगों ने जैसे देखा, हर एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई है मैंने, और वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो बार बार रिवाइज करते चलेंगे। अगर बार बार रिवाइज करते चलेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ें याद रहेंगी और एग्जाम टाइम तक आप लोगों को ऑप्शन देखकर आसानी से बहुत हेल्प होने वाली है वहां पर अपने एग्जाम को क्रैक करने में। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़ के साथ। जैसे आप लोगों को इसके बारे में बताया था मैंने कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, और आज का हमारा जो पहला न्यूज़ आता है वो आता है ये देखो। इंडिया will chair the UNESCO World Heritage Committee and host its 46th session in New Delhi from July 21st to 31st 2024। तो सिंपल क्वेश्चन पता चल रहा है, जो इंडिया है आने वाले टाइम में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग है उसको होस्ट करने वाला है, जिसका 46th सेशन इस बार 2024 में होने वाला है। ठीक है, अब ये आप कहोगे सर ये यूनेस्को क्या है। जैसे आप लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है कि WTO क्या है, IMF क्या है, वैसे ही आप लोगों को यूनेस्को के बारे में भी पता होना चाहिए। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ऑड्रे एजोले नाम के एक पर्सनैलिटी जो इसके चेयरपर्सन है, सेक्रेटरी जनरल हैं, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो, यूनेस्को नाम का इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो कमेटी की मीटिंग है इस बार 46th कमेटी की मीटिंग है, वो इंडिया में होने वाली है। अब यूनेस्को की मीटिंग है, इंडिया में होने वाली है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो बनी जाएगी। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इंडिया में हो रही है। ठीक है, अब यहां पर ये बात जो थी वो अनाउंस किसने की? ये बात अनाउंस की विशाल वी शर्मा ने, जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनेस्को में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनका नाम क्या है? विशाल वी शर्मा। उन्होंने इस बात को बोला है कि हमारे देश में इस बार मीटिंग होगी यूनेस्को की। ठीक है, ये पता चल गया। अब बात यूनेस्को की चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, यूनेस्को की एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर पड़ता है। यूनेस्को के हेड ऑड्रे एजोले हैं, आप लोग याद रखिएगा, AA ऑड्रे एजोले किसके हेड है? यूनेस्को के। ठीक है, ये भी पता चल गया। उसके साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए, जो ये यूनेस्को है, यूनेस्को पूरे वर्ल्ड लेवल पर हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेरिटेज साइट। आप लोगों ने अपनी क्लासेस में या वैसे थोड़ा जनरल नॉलेज की फॉर्म में सुना होगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके लिए पूरा टॉपिक मैंने कवर कर एक स्पेशल वीडियो दी हुई है, आप लोग ले सकते हैं शुभम सर से। अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंडिया में है उसके बारे में बात करूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू वर्ल्ड लेवल पर देकर। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो ये जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब कोई नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड हो जाती है। कल्चरल, कोई राजा महाराजा का प्लेस है, कोई ताजमहल है, कोई लाल किला है, ऐसे प्लेसेस कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। और जहां पर ये दोनों की इंपॉर्टेंस हो जाती है, नेचुरल प्लस कल्चरल, तो वो बन जाती है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अब पूछोगे सर इंडिया में कितनी है? इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? तो याद रखो, इंडिया में पहले तो होती थी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लेकिन अभी कुछ समय पहले 2 और इंक्लूड हुई हैं
आज की डेट में इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितनी है? 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब आप बोलोगे सर ये 2 कौन सी नई ऐड हुई हैं? फिर किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर इंडिया में कितनी नेचुरल हैं, कितनी कल्चरल हैं और कितनी मिक्स्ड हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, इंडिया में टोटल 42 हैं, 42 में से 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। टोटल कितनी है? 42। 42 में से 34 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका नाम कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये भी पता चल गया। अब बात कर लेते हैं सर ये जो 40+2 है, पहले 40 थी, 2 अभी लेटेस्ट ऐड हुई है। लेटेस्ट वाला तो एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल कि सर अभी हाल ही में 41st और 42nd कौन सी बनी है? एक 41st बनी है शांति निकेतन। शांति निकेतन याद रखो, देखो शांति निकेतन की बात चल रही है। शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी शांति निकेतन की। शांति निकेतन अभी हाल ही में 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। और उसके साथ साथ कर्नाटक के अंदर होयसला टेम्पल है। कर्नाटक में होयसला टेम्पल है, ये अभी हाल ही में 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। ठीक है, पहले कितनी थी? 40। 2 नई कौन सी बनी? एक बनी हमारा वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन, दूसरी बनी कर्नाटक में होयसला टेम्पल। आज टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलो, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कौन करता है? सर ये सारी की सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है यूनेस्को। UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वही यूनेस्को जो 1945 में बना था। AA उसके हेड हैं, पेरिस फ्रांस में जिसका हेडक्वार्टर है। वही यूनेस्को जिसकी 46th हेरिटेज कमेटी की मीटिंग इस बार इंडिया में होनी है नई दिल्ली में। जिसकी 46th जो मीटिंग है वो इस बार इंडिया में होनी है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर ये आप लोगों को पूरा का पूरा ये पहला न्यूज क्लियर हुआ है यूनेस्को के बारे में। क्लियर? तो ध्यान से अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर, और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है। ठीक है, चलो देखिएगा। द नेक्स्ट न्यूज इन फ्रंट ऑफ यू इज दैट बेगमपट एयरपोर्ट। बेगमपेट एयरपोर्ट जो कहां पर है? हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में जो होस्ट कर रहा है एविएशन एक्स्ट्रावेगेंजा विंग्स इंडिया 2024। बेगमपट एयरपोर्ट जो होस्ट करने वाला है एक एविएशन इंडस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट, जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2024। विंग्स इंडिया 2024 नाम की जो समिट है वो होस्ट करने वाला है। कौन होस्ट कर रहा है? बेगमपट एयरपोर्ट। ठीक है, बेगमपट एयरपोर्ट इसे होस्ट करने वाला है। कब से लेकर कब तक होनी है? 18 से लेकर 21 जनवरी यहां होस्ट होने वाली है विंग्स इंडिया 2024 नाम के समिट, जिसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसे होस्ट करने वाले हैं। तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन क्या बनता है? पहला तो यह बन सकता है कि हमारे इंडिया में विंग्स इंडिया 2024 नाम के समिट, विंग्स इंडिया 24 नाम के समिट कहां पर होस्ट हो रही है? योर आंसर इज हैदराबाद तेलंगाना में। विंग्स इंडिया 2024 किससे रिलेट करता है? एविएशन इंडस्ट्री से, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। पहले मैं बताऊंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, फिर मैं बताऊंगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बारे में, फिर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा तेलंगाना के बारे में जो अभी रिसेंट न्यूज में चल रहा है। 3 चीजें। चलो देखो भाई, पहला तो पता चला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है, जिसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? संजीव कुमार। क्या नाम है? संजीव
कुमार। ओके, इतना याद रखना है। साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात चल रही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। आपका आंसर क्या रहने वाला है? सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या नाम है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। दो बातें पता चल गए। तीसरा किसके बारे में मैंने कहा था बताऊंगा? हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद जो कहां पर पड़ता है? हमारा तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के बारे में क्या क्या बातें देखिएगा। तेलंगाना के बारे में सबसे पहला पॉइंट, तेलंगाना के अंदर बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? बोनालू फेस्टिवल। दूसरा, तेलंगाना में बना इंडिया का पहला और वर्ल्ड का भी पहला गोल्ड एटीएम। कौन सा एटीएम? गोल्ड एटीएम। आप बोलोगे ये क्या होता है गोल्ड एटीएम? सोने का एटीएम है क्या? अरे सोने का एटीएम नहीं है, एटीएम मशीन जैसे होती है वैसे ही है, बट यहां पर क्या है, अगर आपको सोना खरीदना है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जैसे अगर आपको कॉइन्स खरीदने हैं सोने के, तो आपको यहां पर अपना कार्ड डालना होगा। सोने का जितना प्राइस चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल 70,000 पर 10 ग्राम चल रहा है, तो आपने ऐसे अपना कार्ड डाला, 10 ग्राम जो है 10 ग्राम के लिए वहां पर अप्लाई किया, उसके बाद 10 ग्राम का एक सिक्का उसमें से निकल कर आ जाएगा और आपके कार्ड से 70,000 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब यहां से क्या निकलता है? सोने के सिक्के। आप 10 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक का सोना यहां से कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर कार्ड। ठीक है, पता चल गया। और ये वर्ल्ड का पहला गोल्ड एटीएम है, कहां पर खुला है? तेलंगाना के अंदर खुला है। उसके साथ साथ बायो एशिया नाम का सम्मेलन भी तेलंगाना में हुआ है। बायो एशिया 2023 नाम का सम्मेलन भी तेलंगाना में हुआ। अब आप कहोगे सर फिर याद कैसे करें? आपने तो पढ़ाते चले गए और पढ़ते चले गए हम। मैंने वही कहा, तेलंगाना के बारे में जब भी आगे आने वाली क्लासेस में आएगा, आप लोगों को फिर से रिवाइज करवाऊंगा। एक बार में याद नहीं होगा चीजें। अभी सिर्फ इतना याद रखो, विंग्स इंडिया नाम का सम्मेलन कहां पर हुआ? तेलंगाना में। ऑर्गेनाइज किसने किया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? संजीव कुमार। उसके साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तेलंगाना के बारे में, बोनालू फेस्टिवल कहां पर होता है? तेलंगाना में। तेलंगाना में इंडिया और वर्ल्ड का पहला गोल्ड एटीएम लगा। और बायो एशिया समिट कहां पर हुई? तेलंगाना में। क्लियर है? धीरे धीरे कर चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। ये मत सोचना कि पहली दूसरी क्लास में आप सारे के सारे 30 मार्क खान बन जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे करके पढ़ोगे, सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, पहले तो स्टार्टिंग में लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी, जैसे ही आप फरवरी तक पहुंचोगे, वैसे ही आप आसानी से बाकी चीजों को भी कवर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा ना, पुरानी वाली चीजें याद होती चली जाएंगी, नई चीजें और देखते चले जाओगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की और हमारा नेक्स्ट न्यूज आता है आसाम के बारे में। असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अभी हाल ही में बायू नाम का एक ऐप। क्या नाम है? बायू नाम का एक ऐप, जो इंडिया का पहला 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस। आसाम में जाओ तो आसाम में जाकर बायू नाम की ऐप को डाउनलोड कर लो, और अगर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है तो बायू नाम की ऐप सर्विस जो है, उसमें टैक्सी सर्विस जो है, आप उसमें वहां पर उस ऐप के थ्रू अपना एक बाइक जो है वो मंगवा सकते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक होगी। वहां के आसाम के लोगों को बहुत बड़ा रोजगार देने के लिए आसाम की सरकार ने ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, बायू नाम का एक ऐप, जो इंडिया का पहला 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस है। इंडिया का पहला 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस बायू नाम की ऐप के थ्रू कौन से स्टेट ने शुरू किया है? द नेम ऑफ दैट स्टेट इज आसाम। ठीक है, दो स्टेट एक दिन में पकड़ेंगे। जैसे हम लोगों ने कल 2 स्टेट्स के बारे में बात किया था जब हमने जनवरी वीक 1 पढ़ा था। आज हम लोग बात कर रहे हैं आसाम के बारे में और दूसरा तेलंगाना के बारे में। ठीक है, तो बायू नाम की जो अभी हाल ही में 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सर्विस की शुरुआत किसने की है? आसाम ने।
आसाम की बात चल रही है। आसाम के अंदर अभी हाल ही में जो कुनो नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क में 3 चीता ने जन्म लिया। जो हमारा आसाम है ना, आसाम में कुनो नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल, सॉरी आसाम कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की बात यहां पर चल रही है। और यहां पर एक बात चल रही थी आसाम की। तो सबसे पहले आसाम हमने देखा, आसाम में बायू नाम की ऐप को शुरू किया गया। वैसे ही आसाम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मैं बताऊं आप लोगों को, अंबुबाची मेला, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। अंबुबाची मेला कहां पर लगाया जाता है? अंबुबाची मेला लगता है कामाख्या देवी टेम्पल में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रह जाती है कि कामाख्या देवी टेम्पल इंडिया में कौन सी स्टेट में पड़ता है? कामाख्या देवी टेम्पल इज इन आसाम। कहां पर है? आसाम में। और वहां कौन सा मेला लगता है, कौन सा फेयर लगता है? दैट इज अंबुबाची मेला। ठीक है। उसके साथ साथ आसाम के बारे में एक और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आसाम की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में बैन कर दिया था 1 लीटर से नीचे पानी की बॉटल्स को। 1 लीटर से नीचे पानी की प्लास्टिक बॉटल जो है उसके ऊपर फुल्ली तरीके से बैन कर दिया था 2 अक्टूबर 2023 से। उसके साथ साथ आसाम की गवर्नमेंट ने हाल ही में गुणोत्सव 2024 की शुरुआत की है। आसाम के अंदर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए गुणोत्सव 2024 की शुरुआत अभी हाल ही में आसाम की गवर्नमेंट ने की है, जिसका मेन मोटिव क्या है? आसाम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अंदर क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। ठीक है। आसाम के बारे में हमें क्या क्या बातें पता चली देखिएगा, 1 2 3 4। सबसे पहला बायू नाम की ऐप जो 100% इंडिया की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस है, कौन सी स्टेट ने शुरू की है? वो आसाम ने शुरू की है। दूसरा, अंबुबाची मेला कहां पर लगाया जाता है? आसाम में लगाया जाता है, कामाख्या देवी टेम्पल में। तीसरा, आसाम ने अभी हाल ही में 1 लीटर से नीचे प्लास्टिक की बॉटल्स को बैन कर दिया है। और उसके साथ साथ गुणोत्सव, आसाम में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन को और इंप्रूव करने के लिए वहां पर आसाम की गवर्नमेंट ने गुणोत्सव 2024 नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है। क्लियर है? तो आसाम के बारे में भी आप लोगों को क्लियर हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। जब भी आसाम के बारे में आगे अगले आने वाले वीक्स में पॉइंट आएंगे, आई विल डिस्कस अगेन एंड अगेन, ताकि आप लोगों को ये सारी बातें रिवाइज होती चली जाएं और याद रहती चली जाएं। ठीक है, चलो आसाम पता चल गया। आसाम के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है? आशा द चीता नाम का प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में नाम दिया है कुनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में 3 चीतों ने जन्म लिया है। 3 छोटे छोटे कब्स ने, जिसको हम लोग चीता बोला जाता है, 3 छोटे छोटे कब्स ने, चीतों ने जन्म लिया है, जिसका नाम अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने रखा है आशा द चीता। तो याद रखिएगा, आशा द चीता। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने 3 कब्स का नाम रखा है, 3 छोटे छोटे चीतों का नाम रखा है, जिन्होंने अभी हाल ही में जन्म लिया है कुनो नेशनल पार्क में। हमारे देश की सरकार ने 2022 में एक प्रोग्राम शुरू किया था, ऑपरेशन चीता, जिसमें चीतों को बढ़ाना था, चीतों की पॉपुलेशन को बढ़ाना था। जिस कारण से इस प्रोजेक्ट चीता के अंदर 20 चीता अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। 8 नामीबिया से मंगाए गए थे, 12 जो है वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से मंगाए गए थे कुनो नेशनल पार्क में। तो जब ये अलग अलग देशों से चीते आए और उसको कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया, अब वहां पर कुनो नेशनल पार्क में 3 नए चीतों ने जन्म लिया है, जिसका नाम क्या रखा है? आशा द चीता। आशा मतलब उन चीतों का नाम क्या रखा है? आशा नाम रखा है। क्लियर है? तो यहां पर याद रखना है, ये सारा का सारा जो चीतों की पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात चल रही है, चीतों की पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात चल रही है, वो प्रोजेक्ट चीता के अंदर चल रही है। और एग्जाम में सीधा एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रोजेक्ट चीता हमारे देश की गवर्नमेंट ने कब शुरू किया था? योर आंसर इज 2022। 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर तो पहले से ही था।
कंफ्यूज मत हो ना, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द प्रोजेक्ट चीता एंड प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट चीता तो बिल्कुल लेटेस्ट है जो 2022 में शुरू हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो वो 1973 में शुरू हुआ था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? योर आंसर इज 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, प्रोजेक्ट चीता 2022 में आया था। और प्रोजेक्ट चीता के अंदर ही पिछले साल जब साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीते मंगाए गए थे इंडिया के कुनो नेशनल पार्क में। ठीक है, चलो पता चल गया। और जो अभी चीतों ने जन्म लिया है वहां पर, उसका नाम क्या है? आशा द चीता। ठीक है, तो मतलब बेसिक नाम क्या है? आशा। ओके, पता चल गया। ये न्यूज भी क्लियर हो गया। छोटे छोटे से न्यूज हैं, बस थोड़ा ये प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था 1973 में, प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ था 2022 में, ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट न्यूज आता है किर्गिस्तान के बारे में। किर्गिस्तान ने अभी हाल ही में स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया। स्नो लेपर्ड हमारे हिमाचल में देखा होगा, जम्मू में देखा होगा, स्नो लेपर्ड बहुत सारे इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, स्नो लेपर्ड को अभी हाल ही में कौन से देश ने अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। कौन से देश ने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है? योर आंसर इज किर्गिस्तान। बस। और स्नो लेपर्ड को गोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। वो ये वहां के किसी हिस्ट्री से रिलेट करता हुआ स्नो लेपर्ड है, जिस कारण से वहां की सरकार ने, किर्गिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में स्नो लेपर्ड को क्या डिक्लेयर किया है? वहां का नेशनल सिंबल। ठीक है, तो कौन से देश ने? किर्गिस्तान ने, याद रखिएगा। किर्गिस्तान के बारे में एक और पॉइंट अभी न्यूज में चल रहा था। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में अभी हिमाचल प्रदेश में एक एक्सरसाइज हुई, जिस एक्सरसाइज का नाम क्या है? खंजर। KHANJAR, खंजर नाम की एक्सरसाइज। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खंजर नाम की एक्सरसाइज इंडिया की कौन से देश के साथ होती है? योर आंसर इज खंजर नाम की एक्सरसाइज इंडिया। एक्सरसाइज के बारे में कल बताया था ना, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं, जो इंडिया की एयरफोर्स के साथ हो सकती है, आर्मी के साथ हो सकती है, नेवी के साथ हो सकती है। ठीक है, तो अभी हाल ही में इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई? खंजर। कहां पर हुई? हिमाचल प्रदेश में। तो किर्गिस्तान के बारे में 2 पॉइंट क्लियर हुए। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश में हुई, जिस एक्सरसाइज का नाम खंजर है। दूसरा, किर्गिस्तान ने अभी हाल ही में स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। कौन से देश के बारे में? किर्गिस्तान के बारे में। और दोनों ही जनवरी के लेटेस्ट न्यूज हैं। ठीक है, चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है हमारा किससे रिलेट करता हुआ? फ्रांस से। फ्रांस की बात चल रही है। गैब्रिएल अटल अभी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ एलिजाबेथ बोर्ने के रेजिग्नेशन के बाद अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? गैब्रिएल अटल। तो याद रखिएगा, गैब्रिएल अटल फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? गैब्रिएल अटल। ठीक है, तो यहां पर बात कर लेते हैं। ये जो गैब्रिएल अटल है, पहले एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर से इनको क्या बना दिया गया? प्राइम मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर से क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर। तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, रिसेंटली फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आपका आंसर गैब्रिएल अटल। ठीक है, चलो उसके साथ साथ आगे मैं बात कर लेता हूं फ्रांस के बारे में ही। फ्रांस पहला ऐसा देश बना, पहला ऐसा यूरोपियन कंट्री बना जिन्होंने अभी हाल ही में शेंगेन वीजा इशू किया अपने विजिटर्स के लिए। क्योंकि तुम्हें पता है कि ओलंपिक्स होने वाले हैं फ्रांस में। कल ही पढ़ाया था ना, 2024 के ओलंपिक्स कहां पर होंगे? समर ओलंपिक्स पेरिस फ्रांस में। तो पेरिस फ्रांस में वहां पर एक जगह है फ्रांस में जिसका नाम है शेंगेन। तो शेंगेन
शेंगेन वीजा अभी हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा इशू किया। डिजिटल शेंगेन वीजा अभी हाल ही में इशू किया है फ्रांस की गवर्नमेंट ने ऐसे विजिटर्स के लिए जो देखने आना चाहते हैं पेरिस ओलंपिक्स। तो पेरिस ओलंपिक जो देखने आना चाहते हैं उनके लिए शेंगेन वीजा अभी हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा इशू किया है। कौन से देश ने? कंट्री का नाम क्या है? फ्रांस। ठीक है, अब बात किसकी चल रही है? ओलंपिक की। तो कल ओलंपिक बताया था सर, ओलंपिक दो टाइप के, एक समर ओलंपिक एक विंटर ओलंपिक, बिल्कुल बताया था। ओलंपिक के 5 गोले 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बताया था। ओलंपिक वाला विंटर ओलंपिक लास्ट हुआ था चाइना में, अगला होना है मिलन इटली में। समर ओलंपिक लास्ट हुआ था जापान में, इस बार है पेरिस फ्रांस में, उससे अगली बार 28 में लॉस एंजल्स में, उससे अगली बार ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। क्या ये पॉइंट याद है? कल ही पढ़ाया था, आज फिर रिवीजन के लिए डाल दिया है कि ओलंपिक्स कहां पर होने वाले हैं। इस बार पेरिस फ्रांस में, अगले 4 साल के बाद लॉस एंजल्स में, उससे अगले 4 साल के बाद ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो यही फ्रांस में होने वाले जो ओलंपिक्स हैं उसी के लिए ही शेंगेन डिजिटल शेंगेन वीजा अभी हाल ही में शुरू करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री फ्रांस बना है और फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर गैब्रिएल अटल बने हैं। मैं ना क्या करता हूं, जो भी न्यूज होते हैं उसको इकट्ठा कर देता हूं। इकट्ठा करने के मतलब जैसे फ्रांस के न्यूज है तो फ्रांस के सारे जो भी जनवरी के न्यूज थे वो इकट्ठा आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करो धीरे धीरे करके। इसका एक बार ना पीडीएफ को भी रिवाइज कर लेना, पीडीएफ को रिवाइज करोगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। और हमारा अगला न्यूज क्या आता है? अगला न्यूज आता है हमारा ये बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना री इलेक्ट हुई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, जो 5वीं बार 5th टर्म के लिए री इलेक्ट हुई हैं, जिनकी पार्टी अवामी लीग पार्टी है, जिस पार्टी से 5वीं बार लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी हाल ही में बनी है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। तो याद रखिएगा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। अभी दोबारा री इलेक्ट हुई हैं, जिन्होंने हराया किसको है? निजामुद्दीन लश्कर को हराकर अभी हाल ही में ये बांग्लादेश की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। नई मतलब कह सकते हैं री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? शेख हसीना। ठीक है, चलो बांग्लादेश के बारे में बात चल रही है सर, उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज होती है संप्रीति। ये याद कैसे होंगे सर? कभी तो आप कहते हो खंजर नाम की एक्सरसाइज किर्गिस्तान के साथ होती है, कल भी मैंने आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस पढ़ाई थी, आज फिर पढ़ा रहा हूँ। भाई एक्सरसाइज के अलग से वीडियो भी बना रखी है, छोटे छोटे टॉपिक्स की बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, आप लोगों को मिल जाएंगे सारी। ठीक है, उसमें ट्रिक्स बता रखी हैं कि कैसे आप लोगों को याद करनी है ये एक्सरसाइजेस। ओके, तो संप्रीति नाम की एक्सरसाइज इंडिया की कौन से देश के साथ होती है? बांग्लादेश के साथ। बोंगो सागर नाम की एक्सरसाइज इंडिया की कौन से देश के साथ होती है? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाने वाला है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 कहां पर होनी है? बांग्लादेश में। तो 1 2 3 और ये 4 न्यूज बांग्लादेश के बारे में। पहला, बांग्लादेश की री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 5वीं बार री इलेक्ट हुई हैं, अवामी लीग पार्टी से हैं, निजामुद्दीन को हराया है। कौन है? शेख हसीना। उसके साथ साथ लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं। उसके साथ साथ संप्रीति एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ होती है, बोंगो सागर एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ होती है, और एशियन आर्चरी चैंपियनशिप कहां पर होनी है? एशियन आर्चरी चैंपियनशिप भी बांग्लादेश के अंदर होनी है। क्लियर है? सारी एक एक पॉइंट आप लोगों को बार बार रिवाइज करवा रहा हूं, तो अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। ठीक है, चलो भाई अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला न्यूज क्या आता है देखना है ध्यान से, ये लीजिएगा। द नेक्स्ट न्यूज इन फ्रंट ऑफ यू इज दैट प्रेरणा
डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया प्रेरणा नाम का एक प्रोग्राम, जो एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड अ मीनिंगफुल, यूनिक and inspiring experience to all participants, thereby empowering them with the leadership quality। प्रेरणा एक हफ्ते का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा जिसमें स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, 9th से लेकर +2 तक के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें हर एक बैच में 20 बच्चे होंगे, 10 मेल होंगे, 10 फीमेल्स होंगी, 10 बॉयज होंगे, 10 गर्ल्स होंगे। एक एक हफ्ते का उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको हमारे देश की हेरिटेज के साथ जोड़ा जाएगा, उनको हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन के वो प्रमोट करने के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर बूस्ट करवाने के लिए ये प्रेरणा नाम का जो लर्निंग प्रोग्राम है उसकी शुरुआत अभी हाल ही में हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रेरणा। याद रखिएगा, प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रेरणा। बस अब ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो प्रेरणा नाम का प्रोग्राम अभी हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर शुरू किया है, जिसका मेन मोटिव क्या है? बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को बूस्ट करना। साथ साथ इसके अंदर एक एक हफ्ते का प्रोग्राम होगा, एक एक हफ्ते का कोर्स होगा जिसमें 10 मेल 10 फीमेल्स होंगे, उनको सिखाया जाएगा। 9th से लेकर 12th तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ठीक है, चलो पता चल गया। आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट का एक दूसरा प्लान, स्वामित्व है तो 2020 में शुरू हुआ था, शुरू तो 2020 में हुआ था, लेकिन है क्या? स्वामित्व योजना। स्वामित्व, पहले तो देखो स्वामित्व की बात चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो किसान है, किसानों की जमीन जो है उसकी बाउंड्रीज को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं कि ये हमारे एरिया में आती है, ये हमारे एरिया में नहीं आती है, बहुत सारे डिस्प्यूट रहते हैं। उसकी मैपिंग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वामित्व योजना शुरू करी। इसमें ना ड्रोन्स के थ्रू निगरानी रखी जाएगी कौन सी जमीन किसके एरिया में आती है। ठीक है, स्वामित्व योजना जिसकी फुल फॉर्म सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया है। बस 2020 में योजना शुरू हुई थी, अभी हाल ही में इस योजना को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला है। कौन सी योजना को? स्वामित्व योजना को। स्वामित्व की फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, तो कौन सी योजना? स्वामित्व योजना को कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला है, बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, योजना पता चल गई। एक तो स्वामित्व योजना किसानों के लिए है, जो जमीन है उसको ड्रोन के थ्रू उसकी मैपिंग की जाएगी, और उसके साथ साथ दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी योजना पता चली? प्रेरणा योजना। तो दोनों प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरणा और स्वामित्व। प्रेरणा की तो कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन स्वामित्व की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे आप लोगों को वो वाले बताए थे ना कल, हमारा एक तो मैंने वो पढ़ाया था आप लोगों को, उदय, उजाला, उज्ज्वला। उदय के बारे में बताया था, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उजाला, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, पढ़ा था ना ये सारा। ठीक है, गवर्नमेंट के प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्वामित्व योजना याद रखिएगा, स्वामित्व के साथ साथ हमारी प्रेरणा योजना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज आता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम AI ऑडिसी है। AI तो पता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI ऑडिसी का मेन मोटिव क्या है? 1 लाख डेवलपर इन इंडिया ऑन एडवांस AI टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। इनका मेन मोटिव क्या है? ट्रेन करना। कितने लोगों को ट्रेन करना? 1 लाख लोगों को नई AI टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? AI ऑडिसी। AI ऑडिसी नाम का प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI ऑडिसी नाम का प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसका मेन मोटिव आप लोगों को पता है, जिसका मेन मोटिव क्या है? 1 लाख लोगों को ट्रेंड करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी और एडवांस टूल्स के साथ।
ठीक है, चलो अगला न्यूज़ क्या आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रेलवे मिनिस्ट्री ने The Union Cabinet led by the Prime Minister Narendra Modi has approved the MOU between India and US Agency for International Development to support Indian Railway in achieving net zero carbon emission by 2030. अब इंडियन रेलवे का टारगेट है कि 2030 तक वो अपनी पूरी रेलवे को जीरो कार्बन इमिशन बना दे। जीरो कार्बन इमिशन समझ गए ना, कि जो भी ट्रेन्स अगर कोयले से चलती है, अगर डीजल से चलती है, तो सारों को इलेक्ट्रीफाई कर दें। अगर सारी इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी तो नेचुरली बात है कार्बन इमिशन नहीं होगा रेलवे से। तो यही चाह रहे हैं, रेलवे का टारगेट है 2030 तक फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन लेकर आना, जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट अचीव कर लेना। तो बात ये चल रही है, जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए रेलवे का साथ कौन दे रहा है? यूएसए की यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ हाथ मिलाया है हमारे इंडिया की रेलवे मिनिस्ट्री ने, जिसमें वो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिया की हेल्प करेगा जीरो कार्बन इमिशन के टारगेट को अचीव करने के लिए, जो इंडियन रेलवे का टारगेट है 2030 का। ठीक है, तो अगर याद हो आप लोगों को, इंडियन रेलवे का टारगेट तो 2030 का है कि 2030 तक हम ये चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा इंडियन रेलवे जीरो कार्बन इमिशन हो जाए। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि ये पता है आपको, पूरा का पूरा भारत, एक मिनिस्ट्री 2030 तक जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट रख रही है, वैसे ही अलग अलग स्टेट्स अपना अपना टारगेट रख रहे हैं कि इस 2050 तक 2060 तक हम जीरो कार्बन इमिशन हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया जीरो कार्बन इमिशन कब होगा, पूरा ऑल ओवर इंडिया का जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट है 2070 का। याद रख लेना, कार्बन न्यूट्रल बन सकता है, ये टारगेट 2070 तक का रखा है हमारे देश ने। आईएमएफ कहता है कि ये टारगेट 2070 तक का, अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी अनाउंस किया था इसमें पिछले साल क्लाइमेट चेंज समिट में, कि हम 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बना लेंगे। हम रहे ना रहे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अनाउंसमेंट जरूर हो चुकी है, 2070 तक इंडिया कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 46 ईयर्स के बाद इंडिया कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। लेकिन रेलवे 2030 तक, रेलवे का 2030 का टारगेट अचीव करने के लिए कौन रेलवे का साथ देगा? यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अगले न्यूज की ओर बात करते हैं, और इससे रिलेटेड हमारा अगला न्यूज आता है ये सेबी। सभी को पता है कि हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटर, सभी को पता है। जैसे हमारे देश में बैंक्स की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो बैंक्स का रेगुलेटर कौन है? आप सभी कहेंगे आरबीआई इंडिया में बैंक्स का रेगुलेटर है। वैसे ही अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं कि इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट कौन करता है? इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर कौन है? तो आप कहेंगे IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैसे ही अगर बात कर लेते हैं कि हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन है, तो आप सभी को पता है इंडिया में शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया that was established in 1988। बना कब था सेबी? 1988 में। बट सेबी को जो पावर मिली थी, स्टैट्यूटरी पावर, जब से इसके पास पावर आई थी, तो ये पावर आई थी 1992 में। ठीक है, बना कब था? 1988 में। स्टैट्यूटरी पावर मिली थी 1992 में। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर पड़ता है। सेबी की चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी। इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर डाली है सेबी के बारे में। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। सेबी बना कब था? 1988 में। सेबी को पावर कब मिली थी? 1992 में। सेबी की चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी। सेबी की चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी। क्लियर है? चलो, न्यूज क्या था सेबी के बारे में? सेबी ने अपॉइंट किया है जी राम मोहन राय को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर द पीरियड ऑफ
3 years, 3 सालों के लिए सेबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? जी राम मोहन राव। जी राम मोहन राव ये कौन बने हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बट सेबी की चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी। याद रखिएगा, माधवी पुरी। सेबी बना कब था? 1988 में। पावर मिली थी 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। सेबी हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट का रेगुलेटर है। ठीक है, जैसे बैंक्स का आरबीआई, इंश्योरेंस कंपनी का आईआरडीए, वैसे ही हमारे देश में शेयर मार्केट का सेबी रेगुलेटर है। ठीक है, चलो ये न्यूज भी आपको क्लियर हो गई, सेबी के बारे में ये भी पता चल गया। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है? नेक्स्ट न्यूज आता है सुचिता सतीश फ्रॉम केरला। केरला की एक लड़की जिसका नाम क्या है? सुचिता सतीश, जिसने अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय सिंगिंग इन अ टोटल ऑफ 140 लैंग्वेजेस। 140 लैंग्वेजेस में गाकर 140 लैंग्वेजेस में गाकर इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये गाया कहां पर था? सर इन्होंने गाया था दुबई में। दुबई में कहां पर? दुबई पता चल गया आप लोगों को। दुबई के अंदर अभी हाल ही में COP28 नाम की सम्मेलन हुआ था। याद है, पिछली क्लास में पढ़ाया था, क्लाइमेट चेंज सम्मेलन COP28। COP28 में इन्होंने एनवायरनमेंट के प्रति, क्लाइमेट के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए 140 लैंग्वेजेस में गाया। 140 लैंग्वेजेस में गाया, जिसमें 29 जो थी वो थी इंडियन लैंग्वेजेस, और उसके साथ साथ बहुत सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इन्होंने गाया है, जिस रीजन की वजह से इनके अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। तो नाम याद रखिएगा, केरला की एक लड़की जिसने 140 लैंग्वेजेस में अभी हाल ही में गाया। कहां पर? कोप समिट में। कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। कोप की बात चल रही है, तो कोप एक क्लाइमेट चेंज को लेकर एक समिट होती है, जो इस बार कहां पर हुई थी? यूएई के अंदर हुई थी। वहां पर केरला की एक लड़की जिसका नाम सुचिता सतीश है, जिसने 140 लैंग्वेजेस में गाया, और जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दायर हुआ। क्लियर हो गई बात? एक एक पॉइंट धीरे धीरे पढ़ना। केरला की लड़की सुचिता सतीश, जिसको हम एसएस से भी याद रख सकते हैं, सुचिता सतीश। चलिएगा नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है सेंथिल पांड्यान। सेंथिल पांड्यान जो आईएएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में, अभी हाल ही में उन्हें अपॉइंट किया गया है इंडिया का एम्बेसडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, WTO में। WTO जिसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO में अभी हाल ही में इंडिया के एम्बेसडर, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन अपॉइंट हुए? सेंथिल पांड्यान। याद रखेगा, सेंथिल पांड्यान। सेंथिल पांड्यान याद नाम रखना है, सेंथिल पांड्यान WTO में इंडिया के अभी हाल ही में एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। 3 सालों के लिए अपॉइंट हुए हैं, जिन्होंने ब्राजेंद्र जी को रिप्लेस किया है। इनसे पहले ब्राजेंद्र नवनीत हुआ करते थे। ब्राजेंद्र नवनीत को रिप्लेस करते हुए सेंथिल पांड्यान 3 सालों के लिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की ओर से एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, मतलब इंडिया की ओर से रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुए हैं। कौन? सेंथिल पांड्यान। अब आप कहोगे सर ये WTO के बारे में क्या पता है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। WTO की एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुई थी। WTO से पहले WTO का पुराना नाम क्या था? WTO का पुराना नाम गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट 1995 में खत्म हुआ। 1995 में गैट को रिप्लेस
रिप्लेस करते हुए हमारे वर्ल्ड लेवल पर क्या बना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है, नगोजी। पर छोटा सा नाम याद रखना, नगोजी ओकोंजो इवेला। ये तो बहुत बड़ा नाम हो गया, आप सिर्फ याद नाम रखना नोगोजी 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 नोगोजी, बस इतना सा नाम आपको याद रखना है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नोगोजी। दोबारा सुनो, WTO के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की ओर से एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए, सेंथिल पांड्यान, जिन्होंने रिप्लेस किसको किया, ब्राजेंद्र नवनीत को। कितने सालों के लिए अपॉइंट हुए, 3 सालों के लिए अपॉइंट हुए। WTO की बात करें, हेडक्वार्टर जनेवा में पड़ता है। कब बना था WTO, 1995 में बना था। इससे पहले WTO क्या था, गैट था। गैट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको रिप्लेस करते हुए 1995 में WTO बना, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है, नोगोजी। क्या नाम है, नगोजी। क्लियर। WTO के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही थी। WTO की अभी हाल ही में 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, आबू धाबी में। ये भी याद रखना है, WTO की अभी हाल ही में 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आबू धाबी के अंदर हुई है, याद रखिएगा, आबू धाबी। आबू धाबी कहां पर है, आबू धाबी UAE में पड़ता है। क्लियर है, WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस UAE के अंदर हुई है। ओके, चलिएगा आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज की और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है, नेक्स्ट न्यूज आता है बिम्स्टेक के बारे में। अभी तक आप लोगों ने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था ना, अब हम बात करते हैं ब्रिक्स जैसा ही एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम बिम्स्टेक है। क्या नाम है, बिम्स्टेक, जिसमें कितने देश आते हैं, 7 देश आते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। 7 देश। जैसे ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 5 आते थे, 5 और नए ऐड हुए थे, 10 हो गए थे ना ब्रिक्स में। वैसे ही बिम्स्टेक की बात चल रही है। बिम्स्टेक 7 देशों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ठीक है। बिम्स्टेक में इंदिरा मनी पांडे अपॉइंट हुई है सेक्रेटरी जनरल। इंडिया की इंदिरा मनी पांडे अभी हाल ही में अपॉइंट हुई है बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल। बस, बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है, इंदिरा मनी पांडे, जो इंडिया से है। बिम्स्टेक की बात चल रही है तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है, बिम्स्टेक बना कब था, बिम्स्टेक बना कब था, 1997 में। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में पड़ता है। किसका, बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। 7 देश, 7 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसकी सेक्रेटरी जनरल अभी इंडिया की एक पर्सनैलिटी इंदिरा मनी पांडे अपॉइंट हुई हैं। बिम्स्टेक बना कब था, 1997 में। ठीक है, एक एक बात को 5-5, 6-6 बार बता रहा हूं ताकि कुछ एग्जाम में जाते समय आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएं ये चीजें। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं अगले न्यूज की। और 23 साल की एक लड़की दिव्या कृति सिंह राठौर, इन्हें अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड दिया है। अर्जुन अवार्ड दिया, ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने अभी हाल ही में एक नया मुकाम हासिल किया है इक्वेस्टेरियन में। घुड़दौड़ जैसा ही, जो हॉर्स राइडिंग होती है ना, वैसा ही एक खेल है जिसमें इंडिया की इस पर्सनैलिटी दिव्या कीर्ति राठौर, जो राजस्थान से रिलेट करती हैं, इन्होंने अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है, अर्जुन अवार्ड। सभी को पता है स्पोर्ट्स के फील्ड में हमारे देश की सरकार अर्जुन अवार्ड देती है। तो अभी ये पहले इक्वेस्टेरियन के अंदर ये अर्जुन अवार्ड पहला किसे मिला है, मतलब ऐसी कोई लड़की इससे पहले अर्जुन अवार्ड नहीं लेकर गई इस खेल में। ठीक है, इस खेल में अभी तक किसी को अर्जुन अवार्ड किसी लड़की को नहीं मिला था। ये पहली ऐसी लड़की बनी है दिव्या कृति सिंह जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है।
क्लियर है। इन्होंने एशियन गेम्स के अंदर भी अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता था 2023 में, और बहुत सारे इन्होंने मेडल जीते हुए हैं, जिस कारण से इन्हें ये सम्मान दिया गया है। तो याद रखना है, दिव्या कृति सिंह कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। कौन सा खेल खेलती हैं? एक्वेस्टेरियन। तो ये पता है घुड़दौड़ जैसा ही होता है एक्वेस्टेरियन। तो याद रखिएगा ये खेल है, दिव्या कृति सिंह है, राजस्थान की लड़की है, अर्जुन अवार्ड मिला है। दिव्या, दिव्या नाम याद रख लेना बस, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट न्यूज क्या आता है डेज के ऊपर। डेज की अगर बात कर लेते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, एनआरआई डे भी बोलते हैं इसको। कौन सा डे? एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया डे, जिसका दूसरा नाम प्रवासी भारतीय दिवस है। क्या नाम है? प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1915 में 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे। महात्मा गांधी जी इस दिन 1915 में 1915 में लौट कर आए थे साउथ अफ्रीका से 50, जिस कारण से 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे। क्लियर है? याद रखिएगा 9 जनवरी कौन सा डे? एनआरआई डे। एनआरआई डे का दूसरा नाम प्रवासी भारतीय दिवस। हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, कंफ्यूज मत होना, ये वर्ल्ड हिंदी डे है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। एक आता है नेशनल हिंदी डे, नेशनल जो इंडिया वाला है, नेशनल हिंदी डे। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल हिंदी डे। नेशनल हिंदी डे अगर आ जाए 14 सितंबर। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी एंड उसके साथ साथ नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? दोनों में कंफ्यूजन हो। वर्ल्ड लेवल पर तो वो है हमारा 10 जनवरी, और इंडिया के लेवल पर 14 सितंबर 14 सितंबर होता है। आर्मी डे आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, है ना। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, 15 जनवरी को। अब आर्मी डे पता चल गया। अब आप कहोगे सर आर्मी के साथ नेवी भी बता दो, नेवी के साथ एयरफोर्स भी बता दो, ये भी देख लो। आर्मी के साथ नेवी, नेवी होता है 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स की बात कर लेते हैं तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। याद रखिएगा, आर्मी डे 15 जनवरी, नेवी डे 4 दिसंबर एंड एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे डेज भी आप लोगों को क्लियर हो गए, टेंशन मत लो, बार बार रिवाइज करवाता चला जाऊंगा ये सारे के सारे पॉइंट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे अपने नए पॉइंट जनवरी के वीक 3 के साथ, नए न्यूज के साथ। क्लियर है? उम्मीद है किसी का कोई डाउट नहीं होगा। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, पीडीएफ को जल्दी जल्दी रिवाइज करते हुए और वीडियो देखो और उसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है उससे ग्रैब करो। ओके, चलिएगा आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।